का स्टडी करने की शुरुआत हमने कल से कर दी है। और कल हमने कुछ हाफ एन हावर का एक लेक्चर भी, हाफ एन हावर का मतलब मैंने 30 या कुछ 30 मिनट प्लस का एक वीडियो भी कल के दिन में अपलोड कर दिया था। ठीक है, आज भी हम पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देने वाले हैं। आज भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं और हम आज पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम रीडिंग के लिए जा रहे हैं। मैं रीडिंग क्यों करवा रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसके लिए आप जो पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है, उस पढ़ाई में मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, आपको प्लस पॉइंट दे दूँ। क्योंकि आप जब पढ़ने बैठोगे तो पढ़ते वक्त आप जब बोर हो जाते हो, क्योंकि कुछ 2-4 लाइन पढ़ी और फिर आप बोर हो गए, तो मैं पढ़ूंगा, मेरा वॉइस होगा, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, हेडफोन यूज़ करो या फिर ऐसे भी आप फ़ोन से सुन सकते हो, सुनो सिर्फ। ठीक है, और लाइन टू लाइन अपनी किताब में देखते भी रहो कि कौन सा वर्ड हम पढ़ रहे हैं, कहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। इससे आपकी जो पढ़ाई होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, सो चलो आज भी हम स्टार्ट करेंगे। पर बिफोर दिस, अगर आप लोगों ने ये अपना नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बिलाड़े सर नाम का हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर देना। क्योंकि बाकी जो लोग और पढ़ने वाले हैं उनको भी, अगर हमारी 10th स्टैंडर्ड की जिन जिन लोगों की 10th स्टैंडर्ड बोर्ड की एग्ज़ाम है, उनको भी ये पढ़ाई वाला जो लेक्चर है, हमारा पढ़ाई वाला जो वीडियो है, ये सबको पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बघा, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। We have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घूमना है तो उसे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाना होगा। ठीक है, जिसे हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v is the velocity and r is the radius of the circle, then it can be shows that this force F is equals to m v square by r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, याद रखना इसको, ये पूछा जा सकता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, ये भी पूछ सकते हैं, याद रखना। इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन in a circular orbit in uniform circular motion, then the centripetal force acted on the planet toward the sun must be F is equals to mv square by r। v velocity है, m mass है, r v वो radius है सर्कल की। where m is the mass of the planet, v is the speed and the r is its distance from the sun। sun से उसका वो distance है। यहाँ पर एक फॉर्मूला देख के रखा है, speed is equals to डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन के बारे में। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं हम इसको। द स्पीड ऑफ द प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t एज फॉलोज। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट। यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr बताया है, क्योंकि वो सर्कल कंसिडर कर रहे हैं इसको। ठीक है, आर डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर सन है और ये अगर प्लैनेट है, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर हो सकता है। ठीक है, और टाइम टेकन मतलब वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, इन्होंने कैपिटल टी के बारे में पूछा है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मैंने कल भी समझाया था कि अगर कोई प्लैनेट है वो उसका कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब जहाँ से गया है वहाँ पर वापस आएगा, उसको जितना टाइम लगेगा उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कैपिटल टी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर v है वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। सरकमफरेंस इन्होंने लिया है 2πr अपॉन टी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स, ये mv स्क्वेयर बाय r है। ठीक है, इज इक्वस टू m। अभी यहाँ पर इन्होंने v का फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ था ना, इसको यूज़ किया 2πr अपॉन टी स्क्वेयर को और डिवाइड बाय r कर दिया।
मतलब ये तो था फॉर्मूला के अंदर। उसके बाद क्या किया उन्होंने, स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर था 4 हो गया। उसके बाद ये पाई का भी स्क्वायर कर लिया और आर का भी स्क्वायर कर, आर भी ले लिया। ठीक है, सो आर से आर इन्होंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, आर का भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ उसके बाद इन्होंने क्या किया देखो, सो आर स्क्वायर टी स्क्वायर, अब हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, सो यम स्क्वायर यहाँ पर आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आर स्क्वायर, सो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे आर स्क्वायर से यहाँ पर। ठीक है, अगर ये आर स्क्वायर है तो यहाँ पर जो फोर्स है यहाँ पर एक देखो 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोला ना, सो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था ये देखो यहाँ पर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को केपलर के लॉ से, थर्ड लॉ से कंपेयर कर दिया। मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये केपलर का क्या था, तीसरा लॉ था जो कांस्टेंट था, तो इन्होंने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, केपलर कांस्टेंट लिख दिया। और केपलर कांस्टेंट का यूज़ करने के बाद यहाँ पर 4m पाई स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट के, ये सब कांस्टेंट आ गया। और बाद में अगर मैं इन सब को कांस्टेंट करवा दूँ, मतलब देखो ये पूरा हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पर इतना पूरा जो टर्म है ना, ये पूरा जो टर्म है 4 पाई m से लेकर यहाँ तक का ये पूरा टर्म है कांस्टेंट टर्म, इसको लिख दिया कांस्टेंट। तो ये डिस्टेंस चेंज होता रहेगा r, सो ये आर स्क्वेयर है, बेसिकली क्या है, आर स्क्वेयर है। सो इन्होंने इस आर के स्क्वेयर को ले लिया और यहाँ पर आप देख सकते हो इस फॉर्मूला को यूज़ किया, एफ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 1 अपॉन आर स्क्वेयर, और उसके बाद एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर लिख दिया फोर्स को। क्या नीचे देखते हैं कि क्या क्या लिखा है यहाँ इसके अंदर। ठीक है, दस Newton conclude that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. Newton identified this force with the force of gravity and hence postulated the inverse square law of gravitation. The gravitational force is much weaker than other force in nature, but it controls the universe and decide its future. This is possible because of the huge mass of the planet, stars and other constituent of the universe. जो constituent का मतलब जो सब सारे डिब्रीज है, या फिर प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, या फिर मेटेरॉइड्स हो गए, जो कुछ भी है उसको कंस्टिट्यूट इन्होंने कह दिया। ठीक है, यहाँ पर भी यूज़ योर ब्रेन पावर समथिंग लिखा हुआ था, क्या बोल रहा है देखो तो, इज देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स केप्ड ऑन अ टेबल, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स को टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो क्या उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ऑफकोर्स उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमने पढ़ा है। और ये हम जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। दो ऑब्जेक्ट्स अगर टेबल पे, ये इधर है ये इधर है, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा। ठीक है, बिटवीन यू एंड यूर फ्रेंड, और आप जहाँ पर बैठे हो, आप और आपके फ्रेंड, सपोज़ कि आप यहाँ पर हो और आपका फ्रेंड जो कुछ भी वो यहाँ पर है, क्या आप दोनों के बीच में भी ऐसा कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो डेफिनेटली हो सकता है। नेक्स्ट टू यू कहा है, इफ यस वाई डोंट द टू मूव टोवर्ड्स द ईच अदर, तो आप दोनों एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा मास किसका है, ये मास है अर्थ का, और आप अर्थ के ऊपर छोटे छोटे मासेस हो, तो पहले आप कहाँ पहुँच जाओगे, अर्थ के ऊपर पहुँच जाओगे, तो आप दोनों भी एक दूसरे के पास पहुँच सकते हो, पुल हो सकता है, पर सबसे पहले मास किसका कंसिडर किया जाएगा, अर्थ का, तो आप अर्थ की तरफ पुल हो जाओगे एक दूसरे की तरफ पुल होने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे के रखा होता है, ये सब कुछ एग्जाम्पल दे के रखे हैं। देखो महेंद्र एंड विराट है, सिटिंग एट अ डिस्टेंस 1 मीटर एक दूसरे से दूर है फ्रॉम ईच अदर, देयर मासेस आर 75 kg, एक का मास है 80 kg रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो आर हमने 1 मीटर ले लिया, दिया था, एक का मास है 75, दूसरा मास था 80 kg, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पर दे के रखा है
जिस तरीके से उन्होंने लिखा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिख दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स का जो फॉर्मूला था कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद अगर फोर्स में कैपिटल G की वैल्यू m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दिया जाए और उनके बीच का डिस्टेंस अगर r को पुट कर दें हम, तो हमारे पास फोर्स निकल जाएगा। मतलब उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, ये यहाँ पर समथिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला ये फोर्स है 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन का फोर्स कुछ लग जाएगा इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्रा और विराट, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन, इतना फोर्स है उन दोनों के बीच में। दिस इज अ वेरी स्मॉल फोर्स इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन महेंद्रा एंड द बेंच ऑन विच ही इज सिटिंग इज जीरो। मतलब उनके बीच का अगर फ्रिक्शन, जहाँ पर जिस बेंच के ऊपर वो दोनों बैठे हैं उनके बीच का अगर वहाँ पर अगर फ्रिक्शन हम ज़ीरो कर दे, मतलब उन दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, बेंच और वो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर उन दोनों का फ्रिक्शन ही नहीं है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी चीज़ स्लिप होने लग जाती है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लिप होगा ना। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि फ्रिक्शन को अगर ज़ीरो कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, ज़ीरो। देन ही विल बी स्टार्ट मूविंग टोवर्ड्स द विराट, मतलब महेंद्र कहाँ पर जाएगा, विराट की तरफ जाने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि विराट का जो मास है और महेंद्र का मास है, इन दोनों के मास में आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि महेंद्र का मास है 75 और सबसे ज़्यादा मास है विराट का। तो जो छोटा मास है, कम मास वाला क्या कर रहा है, विराट की तरफ, ज़्यादा मास वाले की तरफ जा रहा है। वही ये बताने की कोशिश कर रहा था। विराट अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स वी कैन कंक्लूड we can calculate his acceleration and velocity by using Newton's law of motion। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल था उसी की तरह आपको दे के रखा था कि इन द अबव एग्जाम्पल assuming that the bench on which the Mahindra is sitting is frictionless। मतलब यही बोल रहा है कि अगर बेंच फ्रिक्शनलेस है, वो दोनों जिस बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं वो फ्रिक्शनलेस है। सो स्टार्टिंग विद द ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से अगर हम कैलकुलेट करें, ज़ीरो वेलोसिटी से अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है। सो व्हाट विल बी द महेंद्रज वेलोसिटी, महेंद्र की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। विराट की तरफ जाते वक्त महेंद्र की वेलोसिटी कितनी होगी 1 सेकंड के बाद, यही उन्होंने यहाँ पर पूछा था, ठीक है। वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ, कितनी हो सकती है। तो इन्होंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन भी कर दिया कि कितना हो सकता है ये। फोर्स ऑन महेंद्र के ऊपर हमने यहाँ पर एक फोर्स निकाला था, वही फोर्स हमने इधर भी लेके रखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये फोर्स यहाँ पर यूज़ हो रहा है। उसके बाद महेंद्र का मास लिया है इन्होंने 75 kg, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑन महेंद्र m 75 kg था। सो फोर्स, ये फॉर्मूला ही है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके बारे में हमने बात की थी, ये सेकंड लॉ है हमारा, सेकंड लॉ न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको यूज़ किया, ठीक है। सो उसके बाद यूजिंग दैट, अगर हम इसको यूज़ कर ले, ये 5.34 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकंड समथिंग निकल रहा है इधर से, ठीक है। सो उसके बाद यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें, मतलब ये वाला भी इक्वेशन है, देखो इन्होंने पहले ही पूछा था u + at, ये न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। यस इज इक्वल्स टू ut + 1/2 at स्क्वेयर, 1/2 at स्क्वेयर के बारे में भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ, ठीक है। u स्क्वेयर v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर + ट्वाइस as के बारे में भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। ये सब मोशन के एग्जांपल्स है, सब मोशन न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। सो उसी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह इन्होंने इसको भी यूज़ कर लिया। तो ये देखो, ये जो दिख रहा है आप लोगों, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने वही इक्वेशन को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर यूज़ किया है इन्होंने इस इक्वेशन को। उसके बाद एज द महेंद्र इज सिटिंग ऑन द बेंच हिज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले उसकी वेलोसिटी 0 होगी, कि उसके बाद एज्यूम करने लग जाएंगे हम इसी को, मतलब यहाँ पर इन्होंने इसको पुट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये u था, इसके u के अंदर 0 पुट करके इन्होंने नीचे कैलकुलेशन किया है। ये देखो यहाँ पर 0 + 5.34 इंटू 10⁻9 इंटू 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये एक्सेलरेशन 1 मीटर, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, टाइम और वेलोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो ये वेलोसिटी आ गई इसकी 5.34 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकंड, महेंद्रज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी यहाँ पर दे के रखी हुई है, ठीक है। सो उसके बाद हम ये एक
इसकी वेलोसिटी 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड विराट की तरफ 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी, एक बहुत कम वेलोसिटी है। दैट इज द वेलोसिटी विल इंक्रीज विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम चला जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसी तरीके से वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। द वेलोसिटी विल इंक्रीज विथ टाइम बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन विल ऑल्सो नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट because as Mahendra moved towards Virat, the distance between them will decreases, cause an increase in the gravitational force, thereby increase the acceleration as per Newton's second law of motion। ठीक है, यहाँ पर भी यूज योर ब्रेन पावर देख के रखा होता आपको, देखो तो क्या कह रहा है इस यूज योर ब्रेन पावर के अंदर। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इन द एग्जाम्पल 2, मतलब एग्जाम्पल 2 में जो एक्सेलरेशन दे के रखा है उसको हम एज्यूम करेंगे अबाउ रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है। सो हाउ लॉन्ग विल महेंद्र टेक टू मूव 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स विराट, तो विराट की तरफ कितना जाएगा, इसी का कैलकुलेशन आप लोगों को करने के लिए इसने बोला है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करो, देखो जल्दी से। ठीक है, उसके पास आपको पढ़ाई करनी है, इसको कैलकुलेट करके देख लो एक बार, इसका एग्जाम्पल भी हम समझ सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, देखो डू यू नो हमें देकर रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, u इज इक्वल्स टू 0 यूज़ करो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखो और एक इक्वेशन यूज़ करो, यस इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वेयर का एक इक्वेशन है, उसको यूज़ करो। उसके बाद टाइम कैलकुलेट कर लो, आपको टाइम निकल जाएगा, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन वही लेना है आप लोगों को। डिस्टेंस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इन्होंने दे के रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डू यू नो भी दे के रखा होता, क्या लिखा है देखो तो, डू यू नो के अंदर एग्जैक्टली क्या लिखा है, दैट इज यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द high and low tides that occurs regularly in the sea. The level of sea water at any given location along sea shore increase and decrease twice a day at regular intervals. High and low tides occur at different times at different places. The level of water in the sea change because of the gravitational force of attraction by the moon. Water directly under the moon gets pulled towards the moon and the level of the water there goes up, causing high tide at that place. At two places, one of the earth at 90 degree, at two places on the earth at 90 degree from the place of high tide, the level of the water is minimum and low tide occurs there एज शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ पर एक डायग्राम देख के रखी है, इस डायग्राम को ज़रा चेक करो और ये कहाँ क्या बोल रहा है उसके बारे में चेक करो। अभी यहाँ पर देखो, ये जो मून है ना, एग्जैक्टली मून यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ गया, हाई टाइड आ गया, और इस जगह पे क्या हो गया, लो टाइड आ गया। मतलब मून जहाँ पर है उसके एग्जैक्टली 90 डिग्री में आपको दिखेगा, यहाँ पर ये लो टाइड है, और यहाँ पर जो जितना भी वाटर है वहाँ पर आ गया तुम्हारा हाई टाइड, यहाँ पर भी आपको दिखेगा हाई टाइड। ठीक है, और इस बाकी जगह पर जितनी भी जगह पर आपको दिख रही है, ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है जहाँ पर आ जाएगा आपका लो टाइड, और ये पोर्शन जो दिख रहे हैं ये पोर्शन पे आ जाएंगे आपके हाई टाइड। यही इसका यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाई टाइड और लो टाइड के बारे में ज्योग्राफी का बुक जो होगा उसको भी हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को भी हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, सारी की सारी किताबें हम पढ़ लेंगे इस चैनल के ऊपर, कि जितनी भी 10th स्टैंडर्ड की बुक्स हैं सारे के सारे हम पढ़ लेंगे। तो आपको जो बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ऑब्जर्व द टाइम ऑफ हाई एंड लो टाइड एट वन प्लेस व्हेन यू गो फॉर अ पिकनिक टू बी अ बीच, टेक पिक्चर एंड होल्ड एन एग्जीबिशन के लिए आपको इसको एक पिक्चर्स बनानी है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, सो इसके बाद है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये पूछ रहा है। सो नाउ will the velocity of the stone throw vertically upward remains constant or will it change with the time? मतलब अगर स्टोन को मैं अपवर्ड फेंक दूँ, ऊपर फेंकूँ, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी ना, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी अगर मैं ऊपर फेंक दूँ इसको तो। ठीक है, सो उसी तरह इन्होंने पूछा है कि कम होगी, वेलोसिटी कम होगी अगर ऊपर की तरफ फेंक दूँ मैं उसको, तो हाउ विल इट चेंज, कैसे बदलती है। वाई डजंट स्टोन मूव अप ऑल द टाइम, तो वो ऊपर क्यों नहीं निकल जाता।
ठीक है, ऊपर ही निकल जाना चाहिए ना उसने, वो क्यों नहीं जाता वो, ठीक है। वाई डज इट फॉल्स डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट, कुछ देर तक यहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद फिर से ये नीचे आने लग जाता है, ऐसा क्यों होता है। सो व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन, उसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ पर डिपेंड करती है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी का एक्सप्लेनेशन आपको नीचे भी देके रखा हुआ है, इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यही मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा। क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, देखो द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स को अर्थ क्या करती है, नीचे पुल करती है, खींचती है, उसके सेंटर की तरफ खींचती रहती है। हमने इसको फर्स्ट इसमें भी देखा था, ठीक है। सो नाउ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, क्योंकि अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है, सेंटर के अंदर, ठीक है, सिचुएटेड इट्स सेंटर। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट्स फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ। क्या करता है वो, अर्थ के ऊपर आ जाएगा, मतलब अगर ये यहाँ पर है, यहाँ से ये नीचे आकर यहाँ तक पहुँच जाएगा, सरफेस के ऊपर आएगा, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि सरफेस उसको रोक लेगा यहाँ पर, ठीक है। सो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एंड ऑब्जेक्ट्स फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ। सिमिलरली when we throw a stone vertically upward, this force is tries to pull it down and reduce its velocity. So now due to this constant, okay, due to this constant downward pull, the velocity becomes zero after a while, ठीक है। सो कुछ देर तक ये आगे जाएगा और वहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो बन जाएगी और फिर से यहाँ पर नीचे आने लग जाएगा, फिर से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होने लग जाएगी, यहाँ से इंक्रीज़ होने लग जाएगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्यू टू इट्स कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो आफ्टर अ वाइल, द पुल कंटिन्यूस टू बी exerted and the stone start moving vertically downward towards the center of the earth under its influence, ठीक है। सो ये नीचे आ जाएगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। यहाँ पर कुछ दो एग्जांपल देके रखे होते, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र एंड अर्लियर, ठीक है। सो यहाँ पर महेंद्र का मास कितना देके रखा होता, आपको पता है कि यहाँ पर महेंद्र का मास कितना था, मास ऑफ अर्थ है अपना कुछ 6 इंटू, याद रखना कभी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए तो 24 kg है, 6 इंटू 10⁻24 kg मास है अर्थ का, उसकी रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 है, 6 मीटर है रेडियस, ठीक है। और महेंद्र का कुछ 75 kg का मास था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी याद रखना 6.67 इंटू 10⁻11 है, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर है, याद रखना इसको भी, ठीक है। सो देखो आगे हम जाएंगे, यूजिंग द फोर्स लॉ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महेंद्र ड्यू टू अर्थ गिवन बाय दिस फोर्स इज 1.83 इंटू 10⁻9 टाइम्स लार्जर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द महेंद्र एंड द विराट। अभी यहाँ पर ये फोर्स देखो, ये फॉर्मूला है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर का फॉर्मूला, ठीक है। r क्या है, मतलब यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों का मास, इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, ठीक है, इन दोनों का मास m1 m2 है, इनके बीच है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कैपिटल G है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है समथिंग r है, ठीक है। तो इसी से ये फॉर्मूला हमारा बनता है F इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर को। कुछ नहीं करना है, कुछ वैल्यूज़ को पुट करो, सब्सटीट्यूट करो और उसके बाद आपको एक कुछ आंसर मिल जाएगा, 733 न्यूटन का आंसर आया यहाँ पर, न्यूटन, ठीक है, ये न्यूटन में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, फोर्स क्योंकि न्यूटन में कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है, देखो तो इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से अगर हम स्टार्ट कर दे तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट वाइल what will be the Mahendra's velocity after 1 second if he is falling down to the gravitational force on the earth। so यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी ज़ीरो कंसिडर करेंगे हम, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो ले लेंगे, उसके बाद फोर्स हमारा था F इज इक्वल्स टू 733 न्यूटन का फोर्स लग गया, महेंद्र 75 kg है, टाइम 1 सेकंड का हो गया, महेंद्र का एक्सेलरेशन हम निकालेंगे फोर्स अपॉन मास से, फोर्स हमने कैलकुलेट किया, मास था 75 का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमें न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ करना है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस सी टी बोला था ना आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा काम के हैं, सब बहुत ज़्यादा काम के हैं, ठीक है। यह v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी काम का एग्जाम्पल है, ठीक है। यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2
प्लस 1/2 ET स्क्वेयर अपना चलेगा, ठीक है। वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ES भी आप लोगों को लग सकता है। ये कुछ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत ज़्यादा बार काम में आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसको यूज़ करके हमने क्या किया, इसको सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी गेट सम आंसर हियर। ये आएगा 9.77 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी है। तो दिस इज 1.83 इंटू 10⁻⁹ टाइम्स महेंद्रस वेलोसिटी इन एग्जाम्पल 2 ऑन द पेज नंबर 6, ठीक है। सो यूज़ योर ब्रेन पावर यहाँ पर भी देखे रखा है, क्या बोल रहा है देखो तो, ठीक है। थोड़ा फटाफट पढ़ रहा हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप इसको स्लो भी कर सकते हो, यहाँ पर कुछ स्पीड होता है, देखो तो स्पीड हो सकता है, स्पीड है नीचे लिखा हुआ, ठीक है। आप वीडियो का जो स्पीड होता है ना, वीडियो का जो स्पीड है, वीडियो का स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको लगे थोड़ा फास्ट करना चाहिए तो आप फास्ट कर सकते हो, अगर आपको लगे थोड़ा स्लो कर लो तो आप स्लो भी कर सकते हो। कुछ स्पीड 75 समथिंग हो जाए, 1.25 भी कर सकते हो या फिर 1.50 भी करके आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को चला सकते हो, ठीक है। स्पीड को कम ज़्यादा करके चलाओ इसको, ठीक है। सो उसके बाद दस इफ़ द अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल, ठीक है। एक मिनट पहले तो हम इसको पढ़ेंगे कि यूज़ योर ब्रेन पावर का ये क्वेश्चन क्या था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो नाउ दस इफ द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अर्थ अगर एप्पल को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अर्थ टू द टुवर्ड्स इटसेल्फ विद द सेम फोर्स। दोनों में फोर्स क्या हो सकता है, ये अर्थ है हमारे, ये अगर अर्थ हो सकती है और ये अगर एप्पल है, ये दोनों मतलब अर्थ क्या कर रही है, एप्पल को यहाँ तक एप्पल को खींच रही है और एप्पल क्या कर रहा है, अर्थ को खींच रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में जो कुछ भी हो रहा है उसको उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ टू वर्ड्स इटसेल्फ विद द सेम फोर्स, व्हाई देन डज द एप्पल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। फिर आप एप्पल क्यों अर्थ की तरफ आता है, अर्थ क्यों एप्पल की तरफ नहीं जाती, ठीक है। अर्थ बट अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द एप्पल, यही इस क्वेश्चन का मीनिंग है। तो यहाँ पर आंसर भी है द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ इज ऑल्सो एक्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट द artificial satellite orbiting the earth, the moon and the artificial satellite orbits the earth attracts them towards itself, but unlike the falling apple they do not fall on the earth। तो उसी तरह से वो भी मतलब एप्पल तो अर्थ की तरफ आ जाएगा पर ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ की तरफ नहीं आती, वो घूमती रहती है, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरह काम करेंगे, मतलब नेचुरल सैटेलाइट तो है अपनी मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी आप लोगों ने देखे होगी, वो क्या करती है, वो भी अर्थ को ऑर्बिट करने लग जाती है। ये सपोज़ कि ये अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या करती है, अर्थ को ऑर्बिट करती रहती है, ठीक है ना। इस तरीके से वो ऑर्बिटिंग करती रहती है। तो दिस इज़ बिकॉज, इसका मेन रीज़न इन्होंने यहाँ पर देख के रखा हुआ है, इसका रीज़न भी दिया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून, क्योंकि मून के पास एक वर्टिकल एक वेलोसिटी है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसकी वजह से, क्योंकि मून यहाँ से ये घूमता रहता है, ठीक है, उनके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है और उस वजह से ये मून नीचे ना गिरते हुए ये क्या करेगा, इस वेलोसिटी के साथ घूमता रहेगा, ठीक है, सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट। इफ दिस वेलोसिटी वाज नॉट देयर, अगर वहाँ पर ये वेलोसिटी नहीं होती, दे वुड हैव फॉल ऑन द अर्थ, तो ये अर्थ के ऊपर आ जाते, जिस तरीके से एप्पल आ जाता है, ठीक है। बाकी की चीज़ें हमारे पास है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एग्जैक्टली क्या है उसको भी हम पढ़ लेंगे। दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, the earth attracts gravitation, the earth exerts gravitational force on objects near it. According to Newton's second law of motion, a force acts on a body result in its acceleration. Okay, thus the gravitational force due to the earth on a body result in its acceleration. This is called acceleration due to gravity and is denoted by small g से हम दिखाएंगे इसको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी बोलते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, ठीक है। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is also directed towards the center of the earth, that is vertically downward, ये vertically downward आएगा। यहाँ पर थिंक दिया है, थिंक अबाउट इट।
व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होगी, सारी चीज़ें फ्लोट होने लग जाती। व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाइस एज लार्जर, अगर बड़ा कर दिया जाए तो ठीक है क्या हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखे रखे होते हैं। यहाँ पर देखो और कुछ देके रखा है, वैल्यू ऑफ द जी, ठीक है। ये हमारा रीडिंग वाला क्वेश्चन है और आप जानते हो कि आपका जो इस सिलेबस है, ठीक है, आज ये रिड्यूस फॉर्म है और इसमें का ये सब चीज़ें क्या दिया है उन्होंने, काट पीट दी है, ठीक है। ये चलेगा भी नहीं वैसे भी तो आपको मैं, ठीक है, बस इसके बारे में समझ लेना, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इन क्वेश्चन को, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका एक डेरिवेशन, आईएमपी डेरिवेशन ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है इसको, ठीक है। वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल, हमें न्यूटन यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से इसको निकालना है। मतलब जी एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यम कैपिटल एम ये मास ऑफ द अर्थ लिया है इन्होंने, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ अगर ले लिया जाए तो इसके बाद हम फोर्स को जानते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा ना, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। अभी यहाँ पर जो ए है ये ग्रेविटी की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू जी हो जाएगा हमारा। तो मैं क्या करूँगा इसको, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम विद द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस फोर्स की जगह पे मतलब यहाँ पर जो फोर्स है ना, इसको मैं यहाँ ये लिख दूँगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो यम है और ये यम कट जाएगा और बचेगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अगर ये बचेगा तो उसके बाद हमारे पास ये जो आर है ना, हम इसको कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब आर की वैल्यू आर ही हो जाएगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, अर्थ की इस सरफेस के ऊपर ये अगर है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, इस ऑब्जेक्ट की तरह इसके ऊपर, जैसे जिस तरीके से मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या है, एच हाइट है और यहाँ तक तो हमारा कैपिटल आर आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये कैपिटल आर क्या होगा, मतलब ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस एच बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इसको, ठीक है। तो इसमें इन्होंने वैल्यू कैलकुलेट करके आप लोगों को इस किताब में 9.77 निकाल के रखा है, 977 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये प्लेस टू प्लेस बदलती रहती है, याद रखना है इसको, ठीक है। सो दैट इज़, उसके बाद हमें देख के रखा हुआ है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जी इज इन एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे हम। द मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg है, पता है आप लोगों को, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये मास ऑफ द अर्थ, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन देम, रेडियस 6.4 × 10⁻6 मीटर की तरह से, ठीक है। सो दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास एम एंड रेडियस आर ऑफ द अर्थ and so the acceleration due to gravity at a given point on the earth is the same for all objects. It does not depends on the property of the object. Can you recall देके रखा हुआ है, what would be the value of the g on the surface of the earth if its mass was twice larger as that of half of the value, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप पता कर सकते हो एग्जैक्टली ये क्या हो सकता है, ठीक है। सो हम आगे जाएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम ये दूसरा क्या देख के रखा हुआ है। सो मेनली हम बात करेंगे अभी यहाँ पर देख के रहे कुछ वैल्यूज़ के बारे में, ओके। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, जी का वेरिएशन कितना है, ठीक है। सो देखो अभी वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी हमें बता के रखा है कैसे कैसे बदलती है जी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस, किस तरीके से हम वैल्यू ऑफ जी को बदल सकते हैं और किस तरीके से ये वैल्यू ऑफ जी बदलती है, ठीक है। तो देखो दैट इज़ ए सबसे पहले दिया है, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब क्या है कि अपनी जो अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इक्वेटोर में और इस पोल में जो थोड़ी फ्लैट लगती है हमें, यहाँ पर ये जो पोर्शन है थोड़ा सा फ्लैट लगता है, यहाँ थोड़ा बल्क दिखाई पड़ता है हमें, इस पोर्शन में थोड़ा सा बल्क दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू बदल सकती है, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू जो हमने अभी निकाली 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू, नॉर्मली हम इसको लिखते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लेस टू प्लेस बदलती है,
so change along the surface of the earth, will the value of g be the same everywhere on the surface of the earth? सारे सरफेस के ऊपर वैल्यू ऑफ जी सेम होगी का? तो नहीं है, ये वैल्यू सेम नहीं होती, प्लेस टू प्लेस बदलती है। द आंसर इज नो। द रीजन इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल, क्योंकि अगर एग्जैक्ट स्पेरिकल होता तो बात अलग थी, पर ये थोड़ा सा ऐसे लगता है हमें, थोड़ा बल्ग है अर्थ का शेप, ठीक है। यहाँ पर जो पोर्शन है थोड़ा फ्लैट लगता है हमें, और यहाँ पर थोड़ा सा बल्ग दिखाई पड़ेगा हमें, इस तरीके से बल्ग दिखाई पड़ता है, ओके। सो इस वजह से जो वैल्यू ऑफ जी है वो बदलती रहती है। यहाँ पर वो वैल्यू ऑफ जी कितनी है, स्पेरिकल, एंड सो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर समवॉट फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस ड्यू टू इट्स रोटेशन। द अर्थ बल्ग एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटर एट द पोल, पोल के ऊपर फ्लैट है और इक्वेटर में बल्ग है। इट्स रेडियस इज लार्जर एट द इक्वेटर एंड द स्मॉलर एट द पोल, मतलब रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर थोड़ी रेडियस कम होगी, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी आपको रेडियस, ठीक है। यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, इस पोर्शन में रेडियस ज़्यादा है, यहाँ पर रेडियस कम है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलर एट द पोल, द वैल्यू ऑफ जी इज दस हाइएस्ट 9.832 इंटू 32 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर की वैल्यू बनेगी। सो एट द पोल एंड डिक्रीजेस स्लोली विथ इंक्रीजिंग द लैटिट्यूड, इट इज़ लोवेस्ट 9.78 इंटू 78 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर एट द इक्वेटर, ठीक है। सबसे कम से कम अगर हम बात करें इक्वेटर पे, तो ये वैल्यू कितनी बनती है हमारी 9.78, तो इक्वेटर आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा अर्थ का, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो होगा ये पोल का पोर्शन होगा, इस तरीके से जो अर्थ का शेप हम बनाते हैं इस तरीके से, ऐसी नहीं है एक्चुअली, थोड़ी सी लगती है हमें, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा पोर्शन हमें उस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है। सो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, 832 है और ये 78 है, ऑलमोस्ट आप लोगों को उसी के आसपास ये वैल्यू दिखाई पड़ती है हाइट की वजह से। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ से कंसिडर कर लूँ, ये इतना दूर है, तो ये क्या हो गया, कुछ हाइट एच है, इसके वजह से जी का वैल्यू भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, कितना भी आ सकता है, ठीक है। एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 5 इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा आप लोगों का, डिक्रीज होगा। सो हाउ एवर द डिक्रीज इज रादर स्मॉलर फॉर हाइट which are small in comparison to the earth radius. For example, remember that the radius of the earth is 6400 kilometer. If the aeroplane is flying at a height 10 kilometer above the surface of the earth, is distance from the earth surface changes from 6400 kilometer to 6410, ठीक है। मतलब एरोप्लेन कितना फ्लाई कर रहा है आप लोगों का, कुछ 10 किलोमीटर अबव है, अभी तो ये 6400 किलोमीटर है रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और एरोप्लेन कुछ 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6410 किलोमीटर, सिर्फ ना 6410 किलोमीटर बन जाएगा सिर्फ, बराबर। सो सरफेस 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस चेंजेस फ्रॉम 6400 किलोमीटर टू 6410 kilometer, and the change in the value of g due to it is negligible. On the other hand, when we consider a artificial satellite, जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ को ऑर्बिट करती है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या करती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अर्थ को ऑर्बिट करती है, ये अर्थ है और ये हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो यहाँ पर अर्थ को ऑर्बिट करती रहती है ना। तो ये क्या हो सकती है, यहाँ से कुछ ज़्यादा ही दूर हो सकती है, अर्थ के सरफेस से भी कुछ ज़्यादा दूर हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कंसिडर आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, we have to take into account the change in the value of g due to the large change in the distance of the satellite from the center of the earth. Some typical height and the values of the g at these heights are given in the following table. अभी यहाँ पर देखो कुछ टेबल दे के रखा हुआ है, प्लेस दिया है, हाइट दी है और जी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी बदलेगी। अगर मैं सरफेस के ऊपर हूँ, अर्थ के सरफेस के ऊपर, मतलब ये अर्थ है और मैं अगर यहाँ पर हूँ तो वैल्यू ऑफ जी कितना होगा, ये 9.8 है। और यहाँ पर हाइट है 0, हाइट कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, ये
हाइट इज ज़ीरो, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तुम्हारा जो वेलोसिटी है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो तुम्हारा वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड में लिखते हैं हम। वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम? मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ओके, उसके बाद माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8.8 किलोमीटर है, किलोमीटर दे के रखा हुआ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, माउंट एवरेस्ट का 10 किलोमीटर का कुछ अंदाज है, तो इससे कुछ ज़्यादा पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ डिफरेंस भी नहीं है, 9.8 और 9.8 दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और कुछ मैक्सिमम हाइट रीच बाय द मैन मेड बलून, वो बलून बनाते हैं ना हम लोग, इस तरीके से बलून होता है ना, वो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बलून होता है ऐसा। ठीक है, कुछ बकेट बास्केट टाइप चीज़ होती है, इस तरीके से कुछ बास्केट होती है, और इस बास्केट के ऊपर इस तरीके से कुछ लगा के रखा होता है उस बास्केट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर से वो कुछ बलून बनाते हैं, बलून टाइप कुछ चीज़ बनाते हैं। ठीक है, लाइक दिस। कहाँ पर ये बलून हो सकता है आप लोगों का? इस तरीके से कुछ बलून होता है ना ऐसा, कि ये मैन मेड बलून है। ये क्या हो सकता है? ये कुछ हाइट से, यहाँ से अपनी अर्थ के कुछ हाइट ऊपर उड़ सकता है, तो ये मैक्सिमम 36.6 किलोमीटर ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो इस हाइट के ऊपर अगर मैं जी की बात करूँ तो ये जी की वैल्यू आप दिखेगी 9.77। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के पास आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी कुछ ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं, बट कुछ बदलती हुई दिखाई देगी जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है यहाँ पर थोड़ी सी कुछ तो भी बदलती हुई दिखाई देगी मैन मेड बलून के ऊपर। हाइट ऑफ अ टाइपिकल वेदर सैटेलाइट जो होती है ना, वो वेदर फोरकास्टिंग वाले सैटेलाइट, इसका जो हाइट है वो कुछ 400 के ऊपर है, मतलब 400 किलोमीटर है, मतलब अर्थ से 400 किलोमीटर कुछ दूर होगी ना अर्थ। वेदर स्पॉटर का जो वेदर आप लोगों को बताता है ना, ठीक है, आज टेम्परेचर 40 डिग्री से 40 डिग्री होगा, आज बारिश आएगी नहीं आएगी, जो बारिश वाला बाबा होता है वो किस्सा वही इसको बोलते हैं। जो 400 किलोमीटर तक की वो सैटेलाइट यहाँ से सरफेस से ऊपर दिखाई पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को दिखेगी यहाँ से, ये कुछ दूर है, तो यहाँ पर ये 8.7 बन जाएगा। और अगर मैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करूँ, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, मतलब टीवी हो, फिर रेडियोज जो हो सकते हैं, या फिर फ़ोन हो हमारे, ये जो सैटेलाइट होती है ये कुछ 35,700 किलोमीटर ज़्यादा ऊपर हो सकती है अर्थ सरफेस से। ठीक है, अर्थ सरफेस से ऊपर है ये सारी सैटेलाइट आप लोगों की, बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, और यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस दिखाती है, 0.225 मीटर पर सेकंड की ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहाँ पर जी बदलता है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद थर्ड चेंज था हमारे पास, तीसरा वाला, वो क्या देख रखा है देखते हैं। डेप्थ के अंदर, मतलब अगर मैं अर्थ के नीचे चला जाऊँ तो यहाँ पर ये वो जी की वैल्यू कितनी बदलेगी, अर्थ के अंदर जाऊँ तब। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंज इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। द वैल्यू ऑफ आर इज in equation 5 decreases, and one would think that the value of g should increases as per the formula. However, the part of the earth which contribute towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of m be used in the equation 5 decreases as combined result of the radius। मतलब देखो, अगर मैं ये समझा क्या रहा है, देखो ना, अगर मैं यहाँ पर चला गया तो क्या होगा, इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो गायब हो सकता है ना, मैं फिर से सरफेस के ऊपर आ जाऊँगा। मतलब अब अगर मैं सरफेस से यहाँ से नीचे आया ना यहाँ तक, तो ये जो रेडियस है ना ये भी कम हो जाएगी ना, अभी छोटा सा हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिर रिजल्ट आर क्यों बदलेगा? आर बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा ना। तो हमें लगता है कि यहाँ पर आर डिक्रीज हो जाना चाहिए, पर यहाँ पर आर डिक्रीज होता नहीं है। तो कंसेप्ट क्या है कि दैट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। द वैल्यू ऑफ आर इज इन इक्वेशन 5 डिक्रीजेस, एंड वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड बी इंक्रीजेस। मतलब अगर मैं अर्थ के अंदर जाऊँगा तो वैल्यू ऑफ जी बढ़नी चाहिए, पर वो बढ़ती भी नहीं है। G should be increases as per the formula. However, the part of the earth which contribute towards the gravitational force felt by the object also decreases. So which means that the value of capital M, मतलब mass of the earth जो है, ठीक है,
ये भी डिक्रीज़ हो जाएगी, मास ऑफ द अर्थ डिक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर मैं अंदर चला जाऊंगा तो क्या होगा, इतना जो ऊपर का पोर्शन है ना, ये जो मास है ये क्या हो जाएगा, ये कम, इसको थोड़ी काउंट करते आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सरफेस पे ऊपर आ जाऊँगा। और इस कंबाइंड रिजल्ट की वजह से एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द चेंज इन रेडियस, मतलब आर रेडियस ऑफ द अर्थ और मास भी बदलेगा, इस वजह से वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी डीप इनसाइड द अर्थ। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे उस तरीके से वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कि यहाँ पर थिंक अबाउट इट दे के रखा होता। सो विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा क्या अगर हम इन अर्थ के अंदर जाएंगे तो। विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। और अंदर जाएंगे तो डायरेक्शन बदलेगा क्या, तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, उसको डायरेक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। सेंटर पे क्यों कोई जी होगा, क्योंकि अगर मैं पूरे सेंटर के ऊपर पहुंच जाऊंगा, अर्थ के अंदर की तरफ पहुंच जाऊंगा, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बन जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये अंदर की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज़, क्योंकि इस कंबाइन इफेक्ट की वजह से हमें क्या क्या कह रहे हैं, ये एक मिनट, हाँ थोड़ा सा बस, ठीक है, जस्ट मिनट दैट, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट है ना, इसकी वजह से हम बात कर रहे हैं कि ये अंदर की तरफ अगर जाएंगे हम तो क्या है, सेंटर में इसका वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सो एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज़ डिफरेंट मास एंड रेडियस, हेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 द वैल्यू ऑफ जी ऑन देयर सरफेस आर डिफरेंट। सो ऑन द मून इट इज़ 1/6, मतलब जी की जो वैल्यू है मून के ऊपर जी की जो वैल्यू है 1/6 है, कितनी है, 1/6 इतनी है, ठीक है, ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑन द अर्थ। सो एज अ रिजल्ट यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जंप 6 टाइम्स हाइयर ऑन द मून एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि हम 45 मिनट से कम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी का जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में अभी बात करेंगे। धीरे धीरे हम सब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और आज भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया। कल हम मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आप सबको पता है, हम सब अब इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो ये कुछ 46-47 मिनट्स का एक वीडियो है, मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। सबसे पहली बात तो इसको शेयर करो सब तुम्हारे फ्रेंड्स की तरफ, ठीक है। सब फ्रेंड्स को क्या करना है, आप लोगों को इस लेक्चर को शेयर करना है सिर्फ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।